हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम एनईपी 2020 का सेकंड पार्ट देखेंगे। अर्थात इससे पहले हमने एनईपी 2020 का जो एमसीक्यू था उसका फर्स्ट पार्ट देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। ये दोनों ही पार्ट क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर दोनों ही पार्ट आप देख लेते हैं तो आपका एनईपी 2020 खत्म हो जाएगा। इसके पहले मैंने सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम में अगर बैठते हैं जहां सीडीपी पूछा जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो क्लास में कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार होना चाहिए। तो शिक्षा को पहला ऑप्शन है केवल, एक तो केवल निगेटिव वर्ड आ गया, ठीक है, पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल इतना लिखा होता तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर ए लग चुका है इसलिए गलत हो जाएगा। और जहां जहां पर ए होगा हम उसे गलत कर देंगे। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, इसको सुधार लेंगे। ये बी लिखा हुआ है तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा चलिए देख भी लेते हैं। ऑप्शन बी है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा समस्या का समाधान कर सके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चा क्या कर सके, तर्क कर सके, जिसमें बच्चा सोच सके, विचार कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी है अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होना चाहिए या खोज आधारित। इसका अर्थ ये कि जिसमें बच्चा क्या कर सके, खोजबीन कर सके, प्रयोग कर सके, ठीक है, चीजों को ढूंढ ढूंढ कर उत्तर निकाल सके। तो बिल्कुल डी भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे मूल्यांकन एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमेशा कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमेशा याद रखिएगा मूल्यांकन का उद्देश्य सदैव छात्रों को सीखने में सहायता करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। बिल्कुल नहीं, तुलना करना एक निगेटिव वर्ड है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को हम बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं तो एक को हम बहुत नीचा दिखा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। बिल्कुल, मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों में क्या कर सके, कमी जान सके, कहाँ पर रुकावटें आ रही हैं, ठीक है, या रुकावट आ रही है ये जान सके और हम उसकी मदद कर सके। पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता या रखने की क्षमता को मापना गलत है कि कौन सा बच्चा कितना रट सकता है, याद कर सकता है। देखिए, याद करना और रटना एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए गलत हो जाएगा। रटने की क्षमता का परीक्षण, जब हमें रटना ही मना है, जब रटना ही गलत है तो उसका परीक्षण करके क्या करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार 2025 तक कितने प्रतिशत अधिगमकर्ताओं को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का उद्भाषण प्राप्त होगा। 2025 तक कितने प्रतिशत बच्चों को प्राप्त होगा, तो याद रखेंगे 50% तक ये टारगेट रखा गया है। जैसा कि अभी 2025 चल रहा है, कई ऐसे राज्य हैं जो इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी काम शुरू हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानविकी और कलाओं के साथ किन विषयों के एकीकरण से स्नातक शिक्षा में शैक्षणिक उपागम के आकलन से सकारात्मक अधिगम परिणाम आए हैं। सकारात्मक अधिगम परिणाम का मतलब ये है, सकारात्मक मतलब अच्छा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब सीखने का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसकी बात हो रही है। तो निश्चित रूप से इसे आप कैसे याद रखेंगे, इसे आप ना, पौधे का एक पार्ट होता है ना, तना आप देखते हैं, स्टेम जिसे कहते हैं, स्टेम से याद रखेंगे। आप कैसे याद रखेंगे, तो चलिए हम इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं। स्टेम से कैसे याद रखेंगे, ये लिख देती हूं मैं, स्टेम। एस से याद रखेंगे साइंस, टी से याद रखेंगे टेक्नोलॉजी, ई से याद रखेंगे इंजीनियरिंग और एम से याद रखेंगे मैथमेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पास देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है अभी फिलहाल, बायोलॉजी का ये, अभी आपको केवल स्टेम याद रखना है ताकि आपको ये 4 सब्जेक्ट याद रहे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को निम्न में से
कैसे समाजों को सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये जो आप पांचों वर्ड देख रहे हैं ना, सहिष्णु, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुरक्षित और संधारणीय, तो ये पांचों बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिसमें टॉलरेंट, पीसफुल, इंक्लूसिव, ये सारी चीजें दी हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति की विकास संबंधी समिति ने सिफारिश की थी कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में खालिस्तान से अधिक कॉलेज संबंध नहीं होने चाहिए। तो देखिए, जब से एनईपी 2020 आया है, बहुत अच्छे अच्छे काम हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार की आवश्यकता हुई। तो देखिए, यहाँ पास चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पास एक और ऑप्शन होना चाहिए, डी, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या हम कर सकते हैं। तो फिर इसका असली आंसर क्या होगा? इसका असली आंसर होगा 300। अर्थात नई शिक्षा नीति की विकास संबंधी समिति ने सिफारिश की थी कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में 300 से अधिक कॉलेज संबंध नहीं होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 300। याद रखेंगे, ऑप्शन में भले नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज को और ध्यान रखेंगे, भारत में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां पर 500 से भी अधिक क्या है, कॉलेज है। इसी को सीमित करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे लगभग 17 विश्वविद्यालय ऐसे हैं भारत के। ठीक है, और टोटल आपसे पूछे तो टोटल अगर अभी हाल फिलहाल का देखें तो 268 ऐसे विश्वविद्यालय, जिसमें से 17 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर 500 से अधिक हमें कॉलेज देखने को मिलते हैं जो जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र शिक्षा नीति, इसको ध्यान नहीं देंगे, अलग है। ठीक है, मैं इसको बाद में समझाऊंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो ध्यान देंगे, ऐसे प्रगति पत्र, यहाँ पर प्रगति पत्र मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित किया जाए। देखिए, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो इतना याद रखिएगा, तुलना बोला है तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, गड़बड़ है यहाँ पर, ताकि हम इसे क्रॉस चेक कर सके। अगला ऑप्शन है, वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। ये कोई सेंस नहीं है इस बात में। ठीक है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, ये बिल्कुल सही है। 360 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि ये 360 डिग्री की बात हो रही। तो बस हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में 360 डिग्री असेसमेंट, मतलब इसकी बात हो रही है। याद रखेंगे, 360 डिग्री असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 360 डिग्री असेसमेंट में क्या क्या आता है, क्या उद्देश्य है इस 360 डिग्री असेसमेंट का, मूल्यांकन का? तो इसका मेन उद्देश्य आप इमेज से समझ सकते हैं, जिस ऐसा मूल्यांकन जिससे बच्चों का क्या हो, मानसिक विकास हो। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या कर सके, खुद से प्रयोग कर सके, खोजबीन करके काम कर सके, जिससे उसमें समझ का क्या हो, विकास हो, और रटना जैसी प्रणाली पर वो क्या हो, खत्म हो। ठीक है, वो प्रणाली खत्म हो। साथ में ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। ठीक है, परख, परख से भी सवाल आएगा। ठीक है, ये जो नई शिक्षा नीति उसके तहत लाया गया है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, कुल मिला के इसमें और भी इमेजेस ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, सिंपली 360 का मतलब ये है, ऐसा मूल्यांकन जिसमें बच्चों का हर तरह से क्या हो, मानसिक विकास हो, सोचने समझने का, तर्क करने का, खुद से सीखने का, खुद से कुछ नया बनाने का। तो ये है इस मूल्यांकन का उद्देश्य। चलिए, परख से क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किस नीति के तहत आया है ये पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? ठीक है, तो याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन जो समिति है उसके द्वारा क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो फर्स्ट पार्ट जब मैं करा रही थी एमसीक्यू, उसमें मैंने बताया था कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन क्या है, नई शिक्षा नीति जो है उसकी क्या है, अध्यक्ष है। तो
पूछा जा सकता है। ये कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा गया है? तो देखिए नई शिक्षा नीति जो है उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? 5+3+3+4। तो ये क्या है? सबसे पहला चरण है। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 5 हमने जिसको 5 लिखा है ये कौन सा स्टेज है? ये फाउंडेशन है। इसमें क्या लिखा है? फाउंडेशनल। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सेकंड यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज हो जाएगा। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज। अब इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब ये है कि पहले बच्चा क्या करेगा? 3 साल स्कूल जाएगा। वो स्कूल इस तरह का नहीं होगा, वो स्कूल ऐसा होगा ना तो ड्रेस ना बैग ना कॉपी किताब, केवल घूमेगा। बालवाड़ी आंगनवाड़ी आपने देखा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बाद के जो 2 साल हैं उसमें बच्चा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में जाएगा। क्लियर हुआ? वैसे मैंने डिटेल क्लास में एप्लीकेशन में पूरा डिटेल में लेक्चर कराया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 5 को क्या कहा गया है? फाउंडेशनल स्टेज कहा गया या फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। चलिए, और हाँ यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है MHRD। इसका मतलब क्या है? पहले जब नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी तो क्या नाम था जो शिक्षा विभाग देखता था? MHRD। अब तो विभाग के अनुसार ही नाम रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा? अब देखिए कौशल का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होगा ना भविष्य में वही उसी पर वो व्यवसाय करेगा, उसी को अपना क्या बनाएगा? एक होता है ना जीवन जीने का, जैसे कोई बचपन से ही सोचता है कि मैं टीचर बन जाऊं, कोई सोचता है डॉक्टर बन जाऊं। तो कक्षा कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये कक्षा 6 से ही, जिसे हम वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं। जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी में उसका कौशल विकास होगा। तो आज का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कितना सारे हैं। ये बच्चा जिसमें भी इंटरेस्ट रखेगा उसी में उसको कौशल प्राप्त कराया जाएगा। चलिए, यहाँ पर लिखा है वोकेशनल स्किल इन हाई डिमांड टूडे। पहले क्या होता था? किसी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं, जबरदस्ती उसको पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है वो सिंगर बनना चाहे पर सिंगर नहीं, उसको बोला जाता तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशर दिया जाता था। अगर अब कोई बच्चा सिंगर बनना चाहेगा तो उसको वैसा ही स्किल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए? तो याद रखेंगे 5th क्लास। अगर बच्चा 5th क्लास आता है, 5th क्लास तक हम उसे किस में पढ़ाएंगे? उनके लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जिसे हम मातृभाषा या क्या कहते हैं? मदर टंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में किन बोर्ड परीक्षाओं को हटाया गया है? तो यहाँ पर लिखा है कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऐसा कोई कक्षा नहीं है मतलब जिसमें बोर्ड परीक्षा को हटाया जाए। ऐसा कोई भी वो नहीं आया कि 10वीं को हटा दो भाई या 12वीं को हटा दो, ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। क्यों किया गया है भाई? बोर्ड परीक्षाओं को और अधिक समझ आधारित बनाने के लिए ये एक प्रयास किया गया है, ना कि क्या किया गया है? केवल रट्टा मार पढ़ाई पर आधारित। मतलब 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि उसका जो पैटर्न है उसको क्या किया जा रहा है? चेंज किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, ताकि पहले जो बच्चे होते थे ना रट्टा मार मार के क्या लाते थे? अच्छा हाई स्कोर 90%, 80%। तो ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है? तो टोटल आजादी के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ तो सबसे पहली बार कब आया? 1968 में। फिर दूसरी बार 1986 में। बस संशोधन 1992 में हुआ था जिसको गिनना नहीं है। फिर तीसरी बार आया वर्तमान का NEP 2020। टोटल कितना हुआ? 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो याद रखेंगे 34 वर्ष बाद।
आप देख सकते हैं 1986 से लेके 2020 का अगर आप देखेंगे तो टोटल 34 वर्ष का हमें फर्क देखने को मिलता है। तो 34 वर्ष पुरानी 1946 की जो शिक्षा नीति है जिसमें हम सभी ने पढ़ाई किया है, उसको प्रतिस्थापित करके ये नई वाली शिक्षा नीति लागू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से सभी क्या है, गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया जनवरी 2015 से शुरू हुई। याद रखिएगा, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कई जगह नहीं मिलेगा। तो जनवरी 2015 में शुरू हुई और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी मिली। मतलब आप सोचिए कितने साल तक, हम लोग तो अभी देख रहे हैं ना कि 2020 में आया, लेकिन 5 साल पहले से क्या हो रहा था, इस पर काम चल रहा था। 5 से 5.5 साल तक इस पे काम चल रहा था और फाइनली 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए एनईपी 2020 को मंजूरी कब मिली, तो 29 जुलाई 2020 को। अब याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉकों, 6000 शहरी स्थानीय निकायों और 676 जिलों से 2 लाख से अधिक सुझाव एकत्र किए गए। मतलब अभी तक का जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वो इसी शिक्षा नीति पर हुआ। एनईपी 2020 ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, आप खुद आंकड़ा आंख के सामने देख सकते हैं। बहुत सोच समझ कर एनईपी 2020 को तैयार किया गया। तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, according to new education policy what is new required to do PhD, मतलब नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहले ग्रेजुएशन कितने साल का होता था, 3 साल का, अब कितने साल का कर दिए, 4 साल का। अगर आप 4 साल का बैचलर डिग्री कर लेते हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे संस्कृत शब्द से लिया गया है, ये सब गलत हो जाएंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिच धातु से बना है जिसमें आ प्रत्यय लगा है। शिच का अर्थ है सीखना और सिखाना, शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ है सीखने सिखाने की क्रिया। तो कई ऐसा मिलेगा आपको गुमराह करने के लिए, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को पता ना होगा कि शिक्षा शब्द कहाँ से आया, तो याद रखेंगे ये संस्कृत के शब्द से आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो आप सभी को पता है कौन है, तो चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। चलिए हो सकता है कि इसमें से कोई ना हो सकता है कि इसमें से हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत बेसिक है, पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक यू।